हम पढ़ रहे हैं गर्भ निरोधक उपाय के बारे में। ठीक है, गर्भ निरोधक उपाय को कैसे अपनाया जाता है ताकि गर्भ धारण से बचा जा सके। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको पहले पार्ट में ये बता दिए हैं कि आदर्श गर्भ निरोधक क्या होता है। ठीक है, अगर हम किसी से ये बोलें कि आप गर्भ निरोधक उपाय को अपनाइए ताकि गर्भ धारण से बचा जा सके, तो क्या है कि गर्भ धारण जो बचा जा सके, तो गर्भ निरोधक उपाय जो होता है, एक आदर्श गर्भ निरोधक की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम आपको फर्स्ट पार्ट में बताए थे। तो उसमें हम आपको बता दिए थे कि गर्भ निरोधक जो होता है सस्ता होनी चाहिए, है ना। उसके बाद से बताए थे आपको कहीं भी आसानी से मिल जानी चाहिए, मतलब आप विश्व में कहीं भी हो आपको आसानी से मिल जानी चाहिए। और बताए थे कि उसका दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, मतलब कि साइड इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और उसमें बताए थे कि मतलब उसका जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। मतलब ये है कि गर्भ निरोधक जो उपाय अपना रहे हैं, उस निरोधक उपाय को अपनाने से जो है सेक्सुअल डिज़ायर में कमी नहीं आना चाहिए, मतलब मैथुक में बाधक नहीं होनी चाहिए। इतने बारे में इतनी बातें जो है आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिए थे। और उसमें ये बताए थे कि एक आदर्श गर्भ निरोधक जितनी हम बातें कर रहे थे, कौन कौन सी विधियां हैं जिसको अपनाने से क्या है एक आदर्श गर्भ निरोधक की क्वालिटी होनी चाहिए ना, जिसको अपनाने से हम अच्छे से गर्भ धारण से बचा जा सकता है। गर्भ निरोधक की जो विधियां एक अच्छी विधियां हो। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बताए थे। ठीक है, तो कुछ विधियां थी अहम, आपको बताए थे प्राकृतिक विधियां हैं जिसको अपनाने से गर्भ धारण से बचा जा सकता है। एक होता है रोध, रोध को भी अपनाने से गर्भ धारण से बचा जा सकता है। एक बताए थे आपको गोलियां, कुछ गोलियां होती हैं जिसे खाने से क्या है स्त्रियों द्वारा खाने से गर्भ धारण से बचा जा सकता है। एक होता है अंतःरोग, जिसको इंजेक्शन वगैरह होता है उसको इंजेक्ट कर लेने से भी गर्भ धारण से रोका जा सकता है। उसके बाद से आपको बताए थे शल्य क्रिया विधि, है ना, शल्य क्रिया विधि बताए थे जिसको अपना लेने से इसमें 100% चांसेस हो जाती है कि गर्भ धारण से बचा जा सके। तो इतनी बातें हम आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिए थे, यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो ये समझिए वहाँ पर कि आपको बताए थे इतनी बातें, तो उसमें से एक एक टॉपिक को उठा करके यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे ताकि अच्छे से हमें समझ में आ सके डिटेल्स में, है ना। तो चलिए पहले शुरू करते हैं प्राकृतिक विधियाँ। प्राकृतिक विधियाँ क्या है जिसे अपनाने से गर्भ धारण से बचा जा सकता है। तो पहले ये समझिए कि जो प्राकृतिक विधियाँ जो है ये क्या है, अंडाणु और शुक्राणु के संयम के रोकने पर के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे फोकस कीजिए, जैसे मादा जनन होता है, मतलब उसमें मादा में क्या होता है, एग, है ना, और जो पुरुष होते हैं उसमें क्या होता है, स्पर्म होता है ना, स्पर्म। तो स्पर्म क्या है, तो ये दोनों अगर कांटेक्ट में आएंगे, दोनों का कनेक्शन होगा, मतलब कि दोनों का कनेक्शन होगा, मिलेंगे तो क्या चीज़ होगा, तो निषेचन की क्रिया होगा, है ना, निषेचन होगा। और निषेचन अगर होगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे शिशु का निर्माण होगा, क्योंकि यहाँ पे निषेचन अगर हो जाएगा तो जो लेडी है गर्भ धारण कर लेगी, वहाँ पे निषेचन की अगर क्रिया हो जाएगा तो। ठीक है, इतनी बातें आ गई समझ में। तो इसीलिए क्या है कि इन दोनों के संयम को रोकना है। ठीक है, इन दोनों के संयम को रोकना है ताकि क्या है कि जो निषेचन की क्रिया है उसे बचा जा सके। समझ गए, यहाँ पर निषेचन की क्रिया को बचा जा सके। मेन मकसद तो यहाँ पे मोटिवेट तो हमारा यही है ना कि मतलब गर्भ धारण से बचा जा सके। तो वही बात यहाँ पर है कि अंडाणु और शुक्राणु के संयम के रोकने के सिद्धांत पर यह कार्य करती है प्राकृतिक विधियाँ। समझ गए, यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे फोकस करते हैं कि जो प्राकृतिक विधियाँ होती है, पहली विधियाँ क्या है। तो जो पहली विधियाँ है वो है अवधि संयम। पर प्राकृतिक विधियाँ जो पहली विधियाँ है वो क्या है, पहली विधियाँ जो है उसका वो है अवधि संयम। अवधि संयम जो है ये लेडी द्वारा अपनाया जाता है, मतलब एक लेडी के द्वारा इसको अपनाया जाता है, अवधि संयम इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे ये समझिए कि जो अवधि संयम है वो क्या है कि पहले यहाँ पे फोकस कीजिए कि जैसे एक लेडी होती है, लेडी का जो मासिक चक्र होता है, मतलब मासिक धर्म जो चलता है, मासिक चक्र जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा भी जाता है, वो चक्र अगर चलता है, मासिक धर्म आता है, तो उस टाइम क्या है, पहले दिन से मासिक धर्म खत्म होने के पहले दिन से लेकर के
14वें दिन तक क्या है, मतलब वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना चाहिए। कितना दिन तक? जो किताबें लिखी हुई लैंग्वेज है मैं उसकी बातें कर रही हूँ। तो किताबें लिखी लैंग्वेज है पहल के दिन से लेकर के 14वें दिन तक क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना है। लेकिन क्या होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि पहले दिन से लेकर के 12वें दिन या 13वें दिन क्या होता है, पहले दिन से लेकर के ओव्यूलेशन की क्रिया होती है, मतलब कि यहाँ पे अंडोत्सर्जन की क्रिया होती है। और आपको पता है कि अगर ओव्यूलेशन की क्रिया होगी तो क्या होगा, अगर कोई उस टाइम में सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होगा तो क्या होगा, शुक्राणु अंदर जाएगा, और शुक्राणु अगर अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14वें दिन या 12वें दिन किसी भी दिन में क्या ओव्यूलेशन की क्रिया होगी। ओव्यूलेशन की क्रिया होगी तो मादा युग्मक जो है फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा ना, यहाँ पर तो फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। तो यहाँ पे जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा और शुक्राणु अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद क्या होगा, अंडाणु से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और मिल जाने के बाद निषेचन वहाँ पे हो जाएगा, और निषेचन जैसे होगा वहाँ पे उससे क्या होगा, जाइगोट होगा, मतलब कोशिका विभाजन करके जाइगोट होगा, जाइगोट कोशिका विभाजन करके वहाँ पे भ्रूण बनने लगेगा, और भ्रूण बन के क्या हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे एक शिशु का निर्माण होने लगेगा। और शिशु का निर्माण होने लगेगा मतलब क्या है, यहाँ पे कि जो ये लेडी है ये गर्भ धारण कर ली है। ठीक है, तो आपको तो हम यहाँ पे ये बताए हैं कि गर्भ धारण से बचना है, ये तो ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो लेडी गर्भ धारण कर लेगी। लेकिन यहाँ पे डिस्कस क्या हो रहा है कि गर्भ धारण से बचना है यहाँ पर, है ना। तो यही बात है कि पहले से लेकर के 14वें दिन तक क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो ये विधियां होने लगेंगी, और ये विधियां होने के दौरान क्या है, लेडी प्रेग्नेंट हो जाएंगी। इतनी बात डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे यही आपको बताना है कि पहले से लेकर 14वें दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। बात आ गई समझ में। ये किताबी लिखी हुई लैंग्वेज है, लेकिन जो हम मानते हैं, या फिर ये समझिए कि हर लेडी की जो बॉडी लैंग्वेज होता है अलग अलग होता है। किसी भी लेडी को हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप मतलब 14वें दिन या फिर आप 13वें दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लीजिए, है ना, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर किसी का बॉडी लैंग्वेज अलग अलग होता है। हो सकता है कि अगर जो मासिक धर्म खत्म हो रहा है उसके 12वें दिन उस लेडी के अंदर ओव्यूलेशन की क्रिया होने लगे, या फिर 13वें दिन ओव्यूलेशन की क्रिया होने लगे, या फिर 14वें दिन ओव्यूलेशन की क्रिया होने लगे। किसी भी दिन ये हो सकता है, ये हम श्योर नहीं हो सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते हैं कि आपको 14वें दिन तक ही अंडोत्सर्जन की क्रिया होगी, मतलब कि ओव्यूलेशन की क्रिया होगी। यहाँ पे नहीं कहा जा सकता है, किसी भी समय हो सकता है। इसीलिए जो किताबी लिखी लैंग्वेज है उसका कहना है कि पहले से दिन से लेकर के 14वें दिन तक बचना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स से। इतनी बात आ गई समझ में। लेकिन क्या है कि 14वें दिन से लेकर हो सकता है कि उसके बाद भी ओव्यूलेशन की क्रिया हो, है ना। तो इसीलिए 10वें दिन से लेकर 17वें दिन के बीच को वहाँ पे जो पहला दिन है 14वें दिन ना करके वहाँ पे 17वें दिन तक बचना चाहिए। ठीक है, 17वें दिन तक बचने की चांसेस ये हो जाती है कि गर्भ धारण मतलब करने की जो वहाँ पे विधियाँ हैं ये कम चांसेस हो जाती हैं कि गर्भ धारण हो। ठीक है, पहले दिन से 14वें दिन कीजिएगा तो यहाँ पे रिस्क है, लेकिन पहले से लेकर 10वें से लेकर 17वें दिन जब कीजिएगा तो उसमें क्या है कि गर्भ धारण से बचने की कम चांसेस हो जाएगी। कितना? 10वें से 17वें दिन तक। ठीक है, इतनी बात आ गई। तो ये 10वें से 17वें दिन तक क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना है, ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, इसको क्या है कि अंतोषण की अपेक्षित अवधि भी मानते हैं इसको। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पे फोकस करते हैं कि इस अवधि के दौरान क्या होता है, निषेचन एवं उर्वरक अब गर्भ धारण के अवसर बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेच अवधि भी कहा जाता है। मतलब पहले दिन से लेकर आप 14वें दिन तक अगर क्या है, मासिक चक्र खत्म होने के बाद, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के बाद अगर इंटर सेक्सुअल कोर्स में आते हैं तो उस टाइम में ये क्या है, चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, उसके 17वें दिन अपनाते हैं तो चांसेस कम हो जाती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है। चलिए अब क्या है, इस तरह से दौरान मैथुन ना करने से गर्भ धारण से बचा जा सकता है। जो लास्ट वाला टॉपिक है ये भी क्लियर हो गई यहाँ पर कि इस तरह से विधियां अपनाने से क्या है कि गर्भ धारण से बचा जा सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको कि कौन से मासिक धर्म जब स्टार्ट होता है तो जब खत्म होता है तो उसके पहले से लेकर 14वें दिन तक क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना है, या कह सकते हैं कि 10वें से 17वें दिन तक सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये पूर्णता नहीं है कि ये मतलब बिल्कुल श्योर ही है,
ताकि बिल्कुल श्योर है कि हम गर्भधारण से नहीं बच सकते, लेकिन हाँ इसको माना जाता है, मतलब ऐसा होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आ गई समझ के, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद से हम बात करते हैं बाह्य स्खलन के बारे में। बाह्य स्खलन जो है ये पुरुषों के द्वारा होता है। ठीक है, वो जो प्राकृतिक क्रिया विधि है दूसरा का जो है वो बाह्य स्खलन है जो पुरुषों के द्वारा होती है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से डिस्कस करते हैं बाह्य स्खलन के बारे में। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा विधि, प्राकृतिक विधि। हमें पहला तो देख लिए हम अवधि संयम जो स्त्रियों के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला था, और दूसरा देखते हैं प्राकृतिक विधियाँ ही हैं, लेकिन दूसरा जो है विधि ये है बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन में क्या होता है, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए। बाह्य स्खलन में ऐसे होता है कि जैसे अगर कोई पुरुष है, ठीक है, और अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स वो कर रहा है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि उस समय जब स्पर्म जो है अगर वो बाहर निकलेगा, ठीक है, मान लीजिए कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स पे है, ठीक है, और जो यहाँ पे स्पर्म है अगर बाहर निकला तो बाहर निकलने के दौरान क्या होगा, मान लो वहाँ पे जैकुलेशन होगा। जैकुलेशन को क्या होगा कि वो बाहर निकाल करके जो उनका पेनिस होता है वो बाहर निकाल के जो स्पर्म होता है उसे बाहर अगर फेंक दे तो उस सिचुएशन में भी क्या है कि गर्भधारण से बचा जा सकता है। वहाँ पे गर्भधारण क्या है, चांसेस वहाँ पे कम हो जाएगी। ये भी एक विधि है, प्राकृतिक विधिया में आता है जिसको बाह्य स्खलन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। जो दूसरा टॉपिक है इसके बारे में, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये लिखा है पुरुषों द्वारा आने वाला है, ये हम आपको डिस्कस कर दिए। ये बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन या अन्य विधि है जिसे पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य अग्लन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग जो है उसे बाहर निकाल करके वीर्य का जो सेवन होता है उसे फेंक दे, वीर्य के सेवन से बचे तो क्या होगा वहां पर यहाँ पे गर्भधारण से बचा जा सकता है। इतनी बात आ गई समझ में आपको बाह्य स्खलन में। जो दूसरा पॉइंट था इसके हम आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पे समझते हैं। जो तीसरा विधि आ जाती है वो आ जाती है यहाँ पे लैक्टेशनल एमोनोरिया, ठीक है। ये किस में होता है, ये भी स्त्रियों के द्वारा मतलब उपयोग में लाए जाने वाला है। तो पहले इसको ध्यान से समझिए। जैसे क्या होता है कि कोई अगर औरत है, ठीक है, और उसका बेबी हुआ है मतलब शिशु हुआ है और वो स्तनपान करा रही है, ठीक है, तो स्तनपान करा रही हैं पहले दिन से लेकर के 6 महीना तक स्त्री जो होती है, लेडी जो होती है अपने शिशु को स्तनपान कराती हैं। स्तनपान जो करा रही हैं तो ये जो 6 महीना होता है और मतलब माना ये गया है कि अगर वो जो स्त्रियां होती हैं अपने बेबी को स्तनपान कराती हैं तो उस सिचुएशन में भी क्या हो सकता है कि अगर वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो भी रहा है तो अगर स्पर्म अंदर भी जा रहा है तो ये क्या है कि वहाँ पे निषेचन की क्रिया को रोक देगा, ठीक है। प्राकृतिक विधियाँ हालांकि इस पे 100% विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक प्राकृतिक विधियाँ का टॉपिक है जिसे समझना है हमें, ठीक है। तो ये बातें आ गई समझ में, ठीक है। क्या है, एक माँ होती है, लेडी होती है जो अपने अगर बच्चे होने के पहले दिन से लेकर 6 महीना तक अगर वो अपने शिशु को स्तनपान करा रही हैं तो उस समय में भी क्या होगा कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो भी जाएगा तो क्या है कि वहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस कम होगी, मतलब निषेचन की क्रिया वहाँ पे नहीं हो पाएगी, चांसेस कम होती हैं। इतनी बातें आ गई समझ में आपको, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, तीसरा टॉपिक भी यहाँ पे देख क्लियर कर लिए है, इसको भी पढ़ लीजिए। क्या है यहाँ पर, स्तनपान मतलब इसको कहा जाता है लैक्टेशनल एमेनेरिया, जो इस तथ्य पर निर्भर करती है ये कि प्रसव के बाद भी स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्थापन कराने से स्तनपान कराने के दौरान अंडोस्कर और अतर्व चक्र शुरू नहीं होता है। ये बात हम आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद से देखिए हम आपको जब पढ़ाते हैं तो देखिए पढ़ाने के लिए तो हम आपको ऐसे भी बोल देंगे, ठीक है, ऐसे बोल देंगे, ठीक है वो बातें, लेकिन जब आप खुद वो बातें को जब नोट करेंगे, ये बात तो माना गया है ना कि देखिए सुनने में और मतलब लिखने में थोड़ा तो अंतर
क्लियर होता ही है। अगर हम बातें कोई सुन रहे हैं तो हमारे माइंड में आता है तो 75% आता है, ठीक है। अगर हम किसी अगला की बातें सुन रहे हैं, जब पढ़ाई कर रहे हैं, हम टीचर की बातें सुन रहे हैं तो 75% हमारे माथे में आता है। लेकिन जब वही चीज़ अगर हम नोटबुक में नोट करते हैं तो उस समय क्या होता है, 100% जो उनकी बातें होती हैं, जो टॉपिक पे बात विषय पे चर्चा हो रही है, वो हमारे माइंड में आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को समझते मतलब इसको समझने ज़्यादा ज़रूरी भी है, लेकिन साथ में क्या है, इसको नोटबुक में नोट करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक लिख देते हैं, जैसे आप नोट बनाते हैं ना कॉपी में, वैसे ही लिख देते हैं, ताकि जब आप अपने कॉपी में नोट करो तो ये बातें जो है, जो हम बोल रहे हैं, वो आपको 100% माथे में समझ में आ जाए, आपके भेजे में पड़ जाए, ठीक है। इसलिए हम इसको नोट करवाते हैं, ठीक है। इतनी बात आ गई क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम देखते हैं दूसरा विधि जो रोध होता है। रोध विधि को अपना करके प्रेगनेंसी से कैसे बचा जा सकता है, गर्भधारण से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पे फोकस करते हैं रोध। रोध को मतलब उपयोग में लाने से कैसे गर्भधारण से बचा जा सकता है, ठीक है। पहला तो हम आपको बता दिए प्राकृतिक विधियां के बारे में कि प्राकृतिक विधियां जो होती हैं उपयोग में लाने से, उसे यूज करने से क्या मतलब उपयोग में लाया जाता है प्राकृतिक विधियों को, तो कैसे गर्भधारण से बचा जा सकता है, इसके बारे में हम क्लियर समझ गए हैं ना। जो भी हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं रोध। रोध जो होता है ये क्या है, रोध जो उपयोग में लाया जाता है, जो गर्भधारण से बचाता है, तो ये रोध जिसको बैरियर भी कहा जाता है, ये क्या है, शुक्राणु और अंडाणु को भौतिक रूप से मिलने से रोकता है। समझ गए यहाँ पे फोकस कीजिए। अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोकता है, ये जो रोध होता है। कैसे रोकता है ये फोकस कीजिए। देखिए बेसिक सा नाम है, आप तो सुने ही होंगे कॉन्डम के बारे में, ठीक है। तो पहला जो है हम बात करते हैं कॉन्डम के बारे में, जो पुरुषों के द्वारा यूज में लाने वाली चीजें हैं कॉन्डम, है ना। आप तो कॉन्डम के बारे में जानते ही होंगे ना, समझ गए यहाँ पर। तो ये अगर पुरुषों के द्वारा यूज में लाने वाली चीजें हैं तो ये समझिए आप कि कैसे बचा जा सकता है गर्भधारण से, ठीक है। मान लीजिए कि अगर पुरुष जो है अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में है, ठीक है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में है और वो कंडम पहन लिया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले अपने पेनिस में कंडम वो पुरुष पहन लेगा, ताकि क्या है कि देखिए यहाँ पे समझिए, ये मान लीजिए कि कंडम हो गया, ठीक है, ये अंदर कर दिए पेनिस, ठीक है। तो ये जो पेनिस है अंदर हो गया, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में आने से पहले जो पुरुष हैं वो क्या करेंगे, कॉन्डम को पहन लेंगे। जब कॉन्डम को पहन लेंगे तो वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होगा तो वहाँ पे जब स्पर्म निकलेगा, ठीक है, जैकुलेशन होगा, ठीक है। जैकुलेशन के बाद भी मतलब स्पर्म जो निकलेगा वो क्या है कि मादा के योनि में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो कॉन्डम है रोध, इसको जो पुरुष है अपने पेनिस में लगा करके रखा है, तो जो स्पर्म है बाहर अगर आएगा भी तो ये क्या है कि कॉन्डम के अंदर ही रह जाएगा, योनि के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। और आपको पता है कि जो स्त्री होती हैं, लेडी होती हैं, उनके जो गर्भाशय होता है, मतलब कह सकते हैं फिलोपियन ट्यूब में अंडाशय जो होता है, ओव्यूलेशन की क्रिया जो होती है, वहाँ पे 24 घंटा ही इंतजार करता है। 24 घंटा से ज़्यादा एक्स्ट्रा इंतजार नहीं करेगा, 24 घंटे के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 24 घंटे इंतजार करेगा और इधर से जो स्पर्म है अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो जब जा नहीं पाएगा, ये अंदर ही रह जाएगा, कॉन्डम के अंदर ही रह जाएगा स्पर्म, तो वहाँ पर भी क्या है कि निषेचन की क्रिया नहीं होगी और इससे भी स्त्री जो होगी, लेडी, वो गर्भधारण से बच सकती हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई कॉन्डम के बारे में। अब यहाँ से समझिए जो ये कॉन्डम होता है ये क्या है कि बना क्या चीज़ से होता है, ये बना होता है कॉन्डम जो होता है ये पतली रबर या लैटेक्स से बनाया जाता है, पतली रबर या लैटेक्स से बनाया जाता है, ठीक है, ताकि इसके उपाय से, इसके उपयोग में लाने से, ठीक है, पुरुष के लिंग या स्त्री के योनि एवं गर्भाशय ग्रीवा को जो है ये संभोग से ठीक पहले, हम आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए ना पॉइंट, ठीक पहले ढक दिया जाता है, ताकि जो है यहाँ पे संकलित शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग के अंदर जो है प्रवेश नहीं कर पाए या मार्ग में नहीं घुस सके। इससे क्या है कि गर्भधारण से बचा जा सकता है। ये पॉइंट हम आपको क्लियर कर दिए। एक बात हम आपको और यहाँ पे बता देना चाहते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे पॉइंट लिखी होती हैं
ठीक है। तो देखिए ये जो लिखी है ये लिखा हुआ आपके बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ बुक में भी मिल जाएगा, आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन टीचर का मतलब ही क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना। हर चीज़ें टीचर इसीलिए होते हैं ताकि किसी भी टॉपिक पे वो एक्सप्लेन कर सके, अच्छे से डिस्कस कर सके, आपको बता सके। मेन जो होता है फोकस यहाँ पे डिस्कस करना, यहाँ पे एक्सप्लेन करना, बेहतर तरह से एक्सप्लेन करना, ठीक है। टीचर का यही काम होता है कि जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके अगला को बताया जाए ताकि उसको समझ में आए, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो लिखा हुआ आपके बुक में भी मिल जाएगा, आप पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन मतलब तो यही होता है ना, एक्सप्लेन करना मतलब अच्छे से समझना। तो टीचर तो इसीलिए होता है, ठीक है। देखिए आपको पढ़ाने के लिए हम लिख कर भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब लिख के पढ़ाएंगे तो इससे आपका टाइम भी लॉस होगा, है ना। नोट तो हमको करवाना ही करवाना है, क्योंकि आपको हम बता दिए हैं कि नोट करवाने के फ़ायदे होते हैं। जो हम बोल रहे हैं ये बातें सुनेंगे तो 75% आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप अपने हाथों से नोटबुक पे नोट करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा 100% आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। तो नोट तो आपको हर हाल में करना है, ठीक है, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और मेरे यहाँ पे बातें पढ़ाने का मकसद यही होता है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन अच्छे से कर सके। टीचर का मतलब यही होता है, टीचर इसीलिए होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई ना आपको। अब यहाँ पे ये डाउट भी खत्म कि हम लिखवा रहे हैं, लिख कर पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं ना, तो इसीलिए ताकि आपका समय बच सके, ठीक है। लिखवा के पढ़ाएंगे तो 2 घंटा में पढ़ाते रह जाएंगे, लिखाते रह जाएंगे और आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप ऐसे क्या समझ लीजिएगा, समझ कर स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कीजिएगा, तो ये बातें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ दूसरा बात करते हैं, दूसरा जो कॉन्डम होता है, दूसरा कॉन्डम जिसको कहा जाता है डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है स्त्री के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली ये चीज़ें हैं, ठीक है, स्त्री के द्वारा लाई जाने वाली ये चीज़ें हैं उपयोग में, ठीक है, ये स्त्रियां पहनती हैं। ये क्या है कि कटोरी नुमा संरचना होती है, जो कॉन्डम का आकार होता है वो कटोरी नुमा उसका संरचना होता है, ठीक है, जो उसकी डिजाइन होता है वो कटोरी नुमा होता है। जैसे कटोरी तो देखे होंगे ना आप लोग, तो कटोरी के जैसा होता है। उसको क्या है कि जो स्त्रियां होती हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स से उसे पहन लेती हैं, और पहनने के बाद जो सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होगा भी तो स्पर्म जो है अंदर नहीं जा पाएगा, मतलब ग्रीवा तक अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंचेगा, वहाँ पे ओवुलेशन होगा, अंडर सुगर होगा तो वहाँ अंडर रहेगा भी, तो वहाँ पे स्पर्म नहीं पहुँच पाएगा, ऊपर ही रह जाएगा। तो क्या है, अंदर नहीं जा पाएगा तो निषेचन की क्रिया से बचा जा सकता है, वहाँ पे गर्भधारण से बचा जा सकता है। ये बातें समझ में आ गई। स्त्रियों द्वारा डायफ्राम जो है यूज में लाने वाली चीज़ें है, ये कॉन्डम स्त्रियों के द्वारा है। इतनी बातें समझ में आई। इसका एक और खासियत है, ये समझिए, ये जो डायफ्राम है ना, ये क्या है कि इसे यूज़ में जब स्त्रियां लाती हैं तो इसे धो करके दोबारा यूज़ में ला सकती हैं। ये जो कॉन्डम होता है इसे दोबारा यूज़ में पुरुष नहीं ला सकते हैं, लेकिन स्त्रियां जो होती हैं इसे दोबारा यूज़ में ला सकती हैं। कैसे ला सकती हैं, तो इसको जो है कॉन्डम को ये मतलब एक लिक्विड टाइप का आता है, वो लिक्विड से उसको धो करके अच्छे से साफ करके फिर यूज में ला सकती है, ताकि उसमें कोई भी शुक्राणु रह ना जाए, ठीक है। तो उसको अच्छे से लिक्विड से धो करके यूज में लाती हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको, है ना। तो ये बातें समझ गए आप, क्योंकि आपको पता है ना शुक्राणु का जो उम्र होता है कितना दिन होता है, 48 घंटे का होता है। शुक्राणु का उम्र कितना होता है जी, शुक्राणु का उम्र जो होता है 48 घंटे तक शुक्राणु जीवित रहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई ना आपको। चलिए अब समझते हैं, यहाँ पर 2 तो टॉपिक खत्म हो गया, समझ लिए। प्राकृतिक विधियां के बारे में समझ गए कि प्राकृतिक विधियां को अपना करके कैसे गर्भधारण से बचा जा सकता है। दूसरा विधि समझ गए रोध, जिसे वेरियर कहा जाता है, इसे अपना लेने से गर्भधारण से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। और तीसरा जो है ये है अंतःगर्भाशय युक्ति। समझ में आ रहा है ना, अंतःगर्भाशय युक्ति, गर्भाशय से ही समझ में आ रहा है कि स्त्रियों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला ये उपकरण है अंतःगर्भाशय युक्ति। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसे जो यूज में लाने से कैसे स्त्रियां जो है गर्भधारण से बच सकती हैं, ये समझिए। तो अंतःगर्भाशय युक्ति जो है IUD इसको कहा जाता है। देखिए यहाँ समझिए, योनि मार्ग द्वारा गर्भाशय में लगाए जाने वाले छोटे छोटे यंत्र अंतःगर्भाशय युक्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्या होता है कि छोटा छोटा यंत्र होता है, ठीक है। इसको हम 3 पार्ट में, ये है 3 पार्ट में इसको डिफाइन किया गया है
इसको 3 पार्ट में डिटेल से समझेंगे तो आपको समझ में बेटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि छोटी छोटी मतलब यंत्र होते हैं, ठीक है। ये क्या है कि गर्भाशय के अंदर लगा दिया जाता है इसको, मतलब कि ताकि जो शुक्राणु है अंदर प्रवेश ना कर पाए और इससे निषेचन की क्रिया को रोका जा सकता है, ठीक है। अंतर्गत आते हैं, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसको डिफाइन करने के लिए हम समझेंगे, जब 3 पार्ट में इसको डिफाइन किया जाता है अंतःगर्भाशय युक्ति को, जब 3 पार्ट में इसको डिफाइन करेंगे तो एक एक करके समझेंगे तो हमें बेटर समझ में आ जाएगा। आप कॉपर टी का तो नाम सुने होंगे ना, स्त्रियों द्वारा यूज में लाए जाने वाला ये उपकरण है। तो कॉपर टी जब यूज़ में लाया जाता है तो ये क्या है कि उसे उपयोग में लाए जाने से ये भी अंदर शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाता है और उससे भी गर्भधारण से बचा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, इसका 3 पार्ट में डिफाइन किया गया है, हम उसको बताएंगे तो क्लियर ज़्यादा अच्छे से होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको कि अंतःगर्भाशय युक्ति को 3 पार्ट में डिफाइन किया गया है, उसका कौन कौन सा पार्ट है इसके बारे में डिटेल समझते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा विधि, जैसे हम बात कर लिए हैं प्राकृतिक विधि के बारे में, प्राकृतिक विधि को अपना करके कैसे प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, मतलब गर्भधारण से बचा जा सकता है। दूसरा विधि समझ लिए रोध अपना करके कैसे प्रेगनेंसी या गर्भधारण से बचा जा सकता है, ठीक है। रोध के बारे में भी समझ लिए हैं। अब तीसरा यहाँ पर देखते हैं अंतःगर्भाशय युक्ति, अंतःगर्भाशय युक्ति को अपना करके कैसे प्रेगनेंसी या गर्भधारण से बचा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझते हैं अंतःगर्भाशय युक्ति के बारे में। तो पहले हम आपको बता दिए हैं कि अंतःगर्भाशय युक्ति जो है इसको 3 पार्ट में डिफाइन किया गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिफाइन किया गया है ना। पहला है औषधि रहित, ठीक है, पहला है औषधि रहित, और जो दूसरा है ये हार्मोन मोचक, और जो तीसरा है ये है तंबा मोचक, है ना। ये 3 प्रकार का कॉपर्टी होता है, ठीक है। कॉपर्टी तो नाम सुने होंगे ना आप, तो ये 3 प्रकार का कॉपर्टी होता है। इसको यूज में कैसे लाया जाता है ये समझिए। तो इसको यूज में ऐसे लाया जाता है, जैसे समझिए, जो पहला है औषधि रहित, इसको क्या किया जाता है कि ये जो औषधि रहित कॉपर्टी होता है इसको क्या किया जाता है कि ये इसके अंतर्गत औषधि रहित IUD के अंतर्गत जो होता है बिना औषधि या रसायन वाले यंत्र को क्या किया जाता है, बिना औषधि या रसायन वाले यंत्र को, फोकस कीजिए, अंडवाहिनी में लगा दिया जाता है, ठीक है। तो आपको पता है ना कि अंडवाहिनी के अंदर अगर ये कॉपर्टी लग गया औषधि रहित, तो अगर मतलब यहाँ पे निषेचन होगा, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा वहाँ पर, तो जब वहाँ पे स्पर्म अंदर जाएगा, तो स्पर्म जब अंदर जाएगा तो अंदर तो मतलब कि यहाँ पे क्या है कि फैलोपियन ट्यूब में अगर ओव्यूलेशन की क्रिया के दौरान यहाँ पे अगर अंडाणु आया भी है तो क्या होगा, वहाँ पर स्पर्म तो अंदर जाएगा ही नहीं, अंदर स्पर्म जाएगा नहीं तो निषेचन तो होगा ही नहीं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई ना आपको। अंडवाहिनी में इस यंत्र को लगा दिया जाता है। जैसे ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि दरवाज़ा है, ठीक है, और दरवाज़ा है, हवा, अगर उसको दरवाज़ा को बंद कर देंगे आप, तो दरवाज़ा को जब अंदर से बंद कर देंगे तो कोई पर्सन कैसे आएगा अंदर, है ना, नहीं आ पाएगा ना। जब आप दरवाज़ा खोलेंगे तब तो कोई पर्सन अंदर आ पाएगा, जब आप दरवाज़ा बंद कर देंगे तो कोई पर्सन नहीं आ पाएगा। वैसे ही यहाँ पर अंडवाहिनी में अगर आप ये औषधि है, आप उसको कॉपर्टी जो है औषधि रहित, आप उसको अंडवाहिनी में लगा देंगे, तो लगा देने के बाद क्या है, अगर वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स होता भी है तो होने के बाद जो स्पर्म आएगा, स्पर्म आने के बाद भी क्या होगा, अंदर नहीं जा पाएगा, मतलब अंदर नहीं जा पाएगा, तो इससे क्या होगा कि निषेचन होगा ही नहीं। मतलब क्या है कि मतलब ओव्यूलेशन की क्रिया अगर हो रही है, यहाँ पे अंडाणु आ भी गया है, तो क्या है कि स्पर्म अंदर नहीं जाएगा, वहाँ अंडाणु से मतलब कनेक्ट नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगी, निषेचन नहीं होगी तो गर्भधारण होगा ही नहीं। बात आ गई इतनी क्लियर। चलिए, इसके बारे में समझ गए कि ये किस प्रकार से यूजफुल है औषधि रहित जो कॉपर्टी है, पहला इसको समझ गए। इस प्रकार से क्या है, गर्भधारण से बचा जा सकता है, इसको समझ गए। ये उदाहरण में लिपवेस लूज है, इसको एग्जाम्पल में है, ये इतना समझ गए लूप, ठीक है। जो अब दूसरा है इसको समझिए। दूसरा जो है ये है हार्मोन मोचक। हार्मोन मोचक कॉपर्टी जो होता है ये क्या है, ये IUD पर होती है, ठीक है, मतलब अंतःगर्भाशय युक्ति है ना, ये हार्मोन जो आधारित होती है IUD पर होती है, जिसके द्वारा जो है अंडोस्कर की क्रिया को रोककर या रोध की अंतरोध की क्रिया को रोककर, ठीक है,
अंतरोध की क्रिया को रोककर क्या है, गर्भधारण से बचा जा सकता है। क्या समझ रहे हैं यहाँ पे तो यही समझे ना, हार्मोन मोचक जो प्रॉपर्टी होता है इसको क्या किया जाता है, ये काम किस चीज़ पे करता है, ये हार्मोन पर आधारित जो होता है आईयूडू पर होती है, ठीक है। इसके द्वारा जो होता है हार्मोन मोचक के द्वारा अंडोस्कर की क्रिया को रोक दिया जाता है या फिर अंतरोध की क्रिया को रोक दिया जाता है। तो ये दोनों की क्रिया को अगर रोक दिया जाएगा तो क्या होगा, गर्भधारण से बचा जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल में LNG-20 है, ठीक है। आप इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब तीसरा समझिए, तंबा मोचक कॉपर्टी सबसे यूजफुल है ये तंबा मोचक कॉपर्टी। तंबा मोचक कपटी जो होता है ये इसको यूज में कैसे लाया जाता है, ये फोकस कीजिए। तो तंबा मोचक जो कॉपर्टी होता है इसको यूज में ऐसे लाया जा सकता है जैसे जो गर्भाशय है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो गर्भाशय है, ठीक है, गर्भाशय के अंदर क्या होगा कि ये टी प्रकार का उपकरण लगा दिया जाता है, ठीक है। टी प्रकार का उपकरण को लगा दिया जाता है ताकि क्या हो कि जो मान लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स हो भी रहा है और यहाँ पे निषेचन हो भी रहा, मतलब स्पर्म अंदर जा भी रहा है, तो क्या होगा उस टाइम में कि ये तंबा मोचक तंबा होता है, तंबा मोचक कॉपर्टी जो होता है, ये टी प्रकार का जो होता है, ये क्या है, टी आकार का लूप को लगाया जाता है गर्भाशय के अंदर, जिसे कॉपर आयन होती है, जिसमें कॉपर आयन मोहित होती है, जिससे शुक्राणु की गतिशीलता की निषेचन की क्षमता को कम से कम कर देती है। इसलिए क्या है, यहाँ पे निषेचन की क्रिया कम हो जाती है। इतनी बातें क्लियर हो गई ना आपको। अब बचा है 3 उपाय और बचा है। एक गोलियां खाकर कैसे उपयोग में लाया जाता है, मतलब गोलियां उपयोग में ला करके कैसे गर्भधारण से बचा जा सकता है, और एक बचा है शल्य क्रिया विधि, और बचा है अंतरोग। तो ये तीनों बचा है, इन तीनों को भी अलग हम डिफाइन करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ये तीनों को डिफाइन अलग से करेंगे, ठीक है।